कुछ क्वेश्चन समझो। यहाँ सवाल है कि यदि अल्फा बराबर 2t, फाइंड नंबर 1 में सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, नंबर 2 में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, नंबर 3 में नेट एक्सीलरेशन, नंबर 4 में अल्फा एट टाइम t बराबर 2 सेकेंड, एट टाइम t बराबर 2 सेकेंड, वेयर रेडियस बराबर भी 2 मीटर। जिस सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल चल रहा है उसका रेडियस भी 2 मीटर और जो पार्टिकल चल रहा है उसका चलने का तरीका अल्फा बराबर 2t। तो बताइए सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन और अल्फा। सबसे आसान सवाल निकालना क्या है इसमें? अल्फा। नहीं, चौथा नंबर सवाल अल्फा बराबर 2t बराबर 2 इंटू 2 बराबर 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद सबसे आसान निकालना है हम लोग का दूसरा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बराबर अल्फा टी बराबर क्या पर निकालना है? 2 पर। तो टी बराबर 2 पर अल्फा का मान कितना आ चुका है? 4, आर का मान 2, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा है हम लोग का सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का फार्मूला ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा पता है नहीं तो लगा लो फार्मूला कि डी ओमेगा बराबर अल्फा डी टी। डी ओमेगा बराबर समय जब शून्य था तो ओमेगा का मान 0 था, समय 2 सेकेंड के बाद ओमेगा का मान क्या होगा हमें यह जानना है। तो ओमेगा माइनस 0, अल्फा बराबर 2t और dt का इंटी 0 से कहां तक, इसलिए ओमेगा बराबर 2t स्क्वायर बाई 2, 0 से कहां तक, इस तरह से आएगा ओमेगा बराबर 4 रेडियन पर सेकेंड और यहाँ का मान पड़ेगा 4, 4 का स्क्वायर गुने 2 बराबर 16 दूनी मीटर पर सेकेंड। और तीसरा सवाल का आंसर, ये पहला सवाल का आंसर हुआ, पहला वन ए। और अब तीसरा सवाल का आंसर नेट एक्सीलरेशन बराबर सेंट्रीपेटल वाला स्क्वायर टेंजेंट वाला का स्क्वायर का रूट ओवर सेंट्रीपेटल वाला 32 का स्क्वायर टेंजेंट वाला 8 का स्क्वायर और का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही गले? अल्फा बराबर क्या लिखा हुआ था? 2t। अब समझिएगा अल्फा देल था, हमने चारों चीज निकाल लिया कि नहीं। अब इसी सवाल को हम थोड़ा क्या करते हैं, चेंज। मान लो कि सवाल में लिखा हुआ ओमेगा बराबर 2t और फिर से ही सवाल सॉल्व करना है। क्या लिखा हुआ है? ओमेगा बराबर 2t और फिर से ही चारों मान निकालना है, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन और फिर अल्फा। सही है? तो सबसे आसान इसमें निकालना कौन है? पहले सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। सबसे आसान इसमें निकालना है सेंट्रीपेटल एसी बराबर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का मान टी बराबर 2 पर 4 होगा। ओमेगा का मान टी बराबर 2 पर कितना आएगा? 4। तो 4 का अगुने आर का मान 2 बराबर 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा है कि हमको अल्फा का मान निकालना आसान है, अल्फा बराबर डी ओमेगा वाई। तो 2t का डिफरेंशिएशन 2 ना 2 रेडियन पर सेकेंड। तो फिर तीसरा हम निकाल सकते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बराबर अल्फा आर, अल्फा का मान 2 आर का मान भी तो 4 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम नेट एक्सीलरेशन निकालें, कौन निकालें? तो 32 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का वर्ग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहला निकल था अल्फा बराबर 2t, अगला निकल था ओमेगा बराबर 2t। मान लो कि अगला सवाल निकल है v बराबर 2t, v बराबर तीसरा सवाल, और फिर से ही चारों मान हमको निकाल करके दिखाना है। तो अगर v बराबर 2t लिखा है सबसे पहले निकालना आसान है, आपको पता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन।
ये पता फॉर्मूला होता है कि v का मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन और 2t का डिफरेंशिएशन 2, सही कि नहीं? जब ये निकल गया तो हम लोग क्या निकालेंगे फिर, अल्फा, अल्फा बराबर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बटे आर, नहीं टेंजेंशियल समय क्या होता है अल्फा, अल्फा बराबर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बटे आर बराबर 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और हम लोग का बचिया सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन पहला, तो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाना चाहिए हमको v स्क्वायर बाई आर, क्योंकि v देन है ना, तो v स्क्वायर बाई आर लगाओ, तो v का मान t बराबर 2 पर कितना आएगा, 2 दूनी 4, तो 4 का स्क्वायर और बटा 2 कितना आएगा 8 मीटर पर सेकेंड। और इस तरह से अगर हम नेट निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं नेट, तो आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का वर्ग 64 और 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही कि नहीं? ये सब जो पार्ट सोल्व हो रहा है इसमें अभी हम लोग तक फोर्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं की। अभी तक जितना भी हम लोग सर्कुलर मोशन का पार्ट पर, इसमें फोर्स के बारे में कोई डिस्कशन, अभी हम खाली बात करें किसके बारे में, एक्सीलरेशन, नहीं जितना पढ़ा था क्या हो रहा है, सब पढ़ा है एक्सीलरेशन। अब हम लोग यहाँ से किसके बारे में बात करेंगे, फोर्स के बारे में। समझो कि हम लोग डायनामिक्स पढ़ने जा रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जैसा कहानी अब यहाँ से स्टार्ट होगा, है कि नहीं? अभी तक जो हम पढ़ रहे थे सब क्या था, काइनेमेटिक्स वाला पार्ट के साथ सॉल्व कर रहे थे। अब जो सॉल्व करेंगे किसके जैसा, डायनामिक्स के जैसा। इसमें क्या लाएंगे हम लोग, फोर्स। तो इस सर्कुलर मोशन वाले टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग का सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या पढ़ा होगा, हाँ सेंट्रीपेटल फोर्स। इसने पहले पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स में 2 फोर्स, नॉर्मल और फ्रिक्शन। एक फिर हम लोग पढ़ते थे कौन, स्प्रिंग फोर्स, है कि नहीं, टेंशन। उसी तरह से एक फोर्स अब नया जुड़ने जा रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्री ये फार्मूला है अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, और इसका फार्मूला होता है मास गुने सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। इसका फार्मूला क्या होता है, मास इनटू सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। तो मास तो हो गया m, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन हो गया ac, और m v स्क्वायर बाई r, या m ओमेगा स्क्वायर r, है कि नहीं? जिन्हें हम लोग ज्यादा यही यूज करेंगे। इसका डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर। ऐसा क्यों, क्योंकि फोर्स वेक्टर है ना, और फोर्स अगर वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। इसे देखो कैसे लिखते हैं कि कोई वेक्टर a बराबर 10 i कैप, तो हम समझ जाते हैं कि इसका डायरेक्शन किधर है, बस वही सेंट्रीपेटल फोर्स बराबर मास इनटू सेंट्रीपेटल एसी। ये तो अंक है ना, ये तो स्केलर है, और ये क्या है वेक्टर, वेक्टर गुना स्केलर बराबर वेक्टर, और इसका डायरेक्शन उधर होगा, इधर सेंट्रीपेटल एसी डायरेक्शन का डायरेक्शन है। क्या डायरेक्शन किधर होता है, सेंटर की ओर, इसका मतलब फोर्स का भी डायरेक्शन किधर होगा, सेंटर की ओर। इस फोर्स का काम क्या है, बोले यही फोर्स इस बात के लिए जिम्मेवार है कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, यही डायरेक्शन चेंज करवा रहे हैं। बात समझ आया कि नहीं? यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। हम लोग जिस तरह से सर्कुलर मोशन पढ़ते आ रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल बार बार अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करते रहता है, इस कारण से एक एक्सीलरेशन डेवलप होता है सेंटर की ओर, और उसी सेंटर की तरफ जो एक्सीलरेशन डेवलप हो रहा है उस पे मास से गुना कर दें तो क्या आ गया, एक फोर्स, जिसका नाम दिया हमने सेंट्रीपेटल फोर्स। ये तो बात समझ में आया, सब बात सही है, लेकिन आप ऐसे समझो, हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन में क्या पढ़ते थे कि कोई भी बॉडी अपना स्टेट माने अपनी अवस्था को तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। इसलिए ये कहना गलत है कि सर्कुलर मोशन करने के दौरान वेलोसिटी बदल रहा है इसलिए फोर्स लग रहा है, नहीं, फोर्स लग रहा होगा इसलिए सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल अपना डायरेक्शन बार बार बदल रहा है कि नहीं? ये कहना सही नहीं है कि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा है इसलिए फोर्स लग रहा है। ये बात सही कि फोर्स लग रहा है, लेकिन पहले क्या लगा है, फोर्स, कोई फोर्स लगाया है पहले सेंटर की तरफ, तब पार्टिकल के स्टेट में परिवर्तन होना शुरू हुआ, अपनी अवस्था बदलना शुरू किया, अपना मैग्नीट्यूड बदली, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब सबसे पहले मेन कहानी कौन है,
सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग पढ़ के सेकेंड ला कि जब तक फोर्स लगेगा नहीं तब तक अवस्था चेंज, हाँ स्टेट चेंज नहीं होगा। स्टेट चेंज होने का मतलब ना तो पार्टिकल अपना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा, ना तो पार्टिकल अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा। और सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो बदलना मस्ट है, इधर मैग्नीट्यूड बदले या मैग्नीट्यूड तो यूनिफॉर्म में नहीं बदलता है, अन यूनिफॉर्म में बदलता भी है, उसका तो बात ही छोड़ो। लेकिन ये जो फोर्स ऐसा काम क्या है, वेलोसिटी के डायरेक्शन को बार बार चेंज कराना, यही है जो वेलोसिटी के डायरेक्शन को बार बार चेंज करवा रहा है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन पर कभी मूव, उसका डायरेक्शन कौन चेंज कराएगा, कोई कराने वाला रहने नहीं करेगा। एक की तरफ जा रहा है वही से भेज लो सीटी से, बार बार डायरेक्शन चेंज कराने का जिम्मेदारी किसके पास है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक बात की सेंट्रीपिटल फोर्स को स्पेशल फोर्स नहीं है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि सेंटर की तरफ लग रहा है और डायरेक्शन चेंज कराने में काम आ रहा है। लेकिन ये फोर्स तो वही सब फोर्स हो सकते हैं, कभी टेंशन काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, कभी नॉर्मल रिएक्शन काम कर जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, कभी हम लोग का फ्रिक्शन काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, कभी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स को स्पेशल फोर्स नहीं है। अगर किसी सर्कुलर मोशन करने के दौरान नॉर्मल के पास ये जिम्मेवारी है कि पार्टी के डायरेक्शन को बार बार चेंज करवा रहा है तो नॉर्मल कहलाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सर्कुलर मोशन करने के दौरान यह जिम्मेवारी टेंशन के पास है तो उसका डायरेक्शन बार बार चेंज कराओ तो टेंशन कहलाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मैंने जिम्मेवारी फ्रिक्शन के पास है तो फ्रिक्शन कहलाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ग्रेविटेशन के पास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स है नहीं, वही सब फोर्स में से कोई फोर्स होंगे जो बॉडी के डायरेक्शन को बार बार चेंज करा रहे होंगे और हम उसी का नाम दे देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सही कि नहीं? इट इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यानी v cap of particle such that it moves on a circular path, on a circular path। यही इस बात के लिए जिम्मेदार है कि वेलोसिटी के डायरेक्शन को बार बार चेंज करवा रहा है और बॉडी को सर्कुलर पाथ पर घुमा रहा है। सही कि नहीं? अब इसका एग्जांपल देखिए कि कभी टेंशन कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है, कभी नॉर्मल कैसे काम करता है, कभी फ्रिक्शन कैसे काम करता है, कभी ग्रेविटेशन कैसे काम करता है। सही कि नहीं? दिखाते हैं एग्जांपल। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई एक आदमी, मान लिया जाए कोई एक आदमी एक रस्सी में एक ब्लॉक को बांध करके, एक रस्सी में एक ब्लॉक को बांध करके इसे सर्कुलर पाथ पर घुमा रहा है। सही है? एक रस्सी में एक ब्लॉक को बांध दिया और इसे क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर घुमा रहा है और घूम भी रहा है कितना स्पीड से, v स्पीड से। और मान लो कि रस्सी का लंबाई कितना है, l, ये स्ट्रिंग है। ये आदमी सेंटर पर खड़ा होकर के एक मास के ब्लॉक को क्या कर रस्सी से घुमा रहा है v स्पीड से। तो सबसे पहला बात आपको ये बात समझ में आता होगा कि रस्सी है तो रस्सी में क्या होगा, पहले तो भाई टेंशन है कि नहीं। अब बताओ अभी सेंटर की तरफ कौन फोर्स काम कर रहा है, टेंशन। यही टेंशन है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, यही टेंशन है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका काम क्या है, बोले इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन को बार बार चेंज करना। इसका मतलब भी होता है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। इस सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर भी होता है मास इनटू एसी। लेकिन कौन एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जिसका काम क्या है, डायरेक्शन चेंज कराना। यू वाला एक्सीलरेशन नहीं, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन के लगले केस में एक्सीलरेटर भाई तो स्पीड बढ़ गया, चाहे ब्रेक मार भाई तो स्पीड घट गया, यू वाला एक्सीलरेशन नहीं है। यहाँ डायरेक्शन चेंज होने के कारण ही समीकरण लिखा रहा है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। स्पीड बढ़ने घटने कारण नहीं। स्ट्रेट लाइन मोशन में, इंटरनल ऑफ मोशन में हम बल लगाते थे, बॉडी में स्पीड बढ़ जाता था और स्पीड कभी कभी घट गया तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव और एक्सीलरेशन नेगेटिव, वो है टेंजेंशियल वाला। सही कि नहीं?
इसका काम क्या है? घुमाना, सही कि नहीं? कैसे काम है आप समझिए बात। मान ले इस तरह से घुमाते घुमाते अचानक हाथ से रस्सी छूट जाए, क्या घूमना जारी रखेगा? बंद, सही कि नहीं? मान ले जैसे ही घुमा रहा अचानक हाथ से रस्सी क्या हो जाए? टेंशन खत्म हो जाएगा, रस्सी टाइट रह पाएगा, टेंशन खत्म, घूमना बंद। तो बताओ टेंशन इस बात के लिए जिम्मेवार हुआ कि नहीं कि घुमा कौन रहा है इसको? टेंशन। और हम लिखेंगे कि टेंशन बराबर मास इंटू एसी। हाँ, मास इंटू एक्सीलरेशन लिखा रहा है, मास इंटू एसी। हाँ, हम जानते हैं जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो सेंटर की तरफ एक एक्सीलरेशन काम करता है, v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर बाई, यही मास इंटू एक्सीलरेशन के लिए कौन जिम्मेवार है? टेंशन। तो लिखाएगा T बराबर mv स्क्वायर बाई L। यहाँ टेंशन कौन फोर्स है? सेंट्रीपेटल फोर्स। खुद सोचिए आप टेंशन कैसे घुमा रहा है किसी बॉडी को। एक तो बता दिए कि अगर रस्सी लूज हो जाए तो आप पक्का समझ रहे हो कि घूमेगा ही नहीं, कहानी खत्म हो जाएगा सब। तो ये पार्टिकल v स्पीड से ऊपर नहीं जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल सर्किल है। कैसा सर्किल है? हॉरिजॉन्टल सर्किल है, कोई वर्टिकल सर्किल पर नहीं हम घुमा रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल सर्किल पर ऐसे घुमाया जा रहा है, ऐसे समझो ही। तो जैसे ही पार्टिकल वेलोसिटी है आगे बढ़ना चाहता है v स्पीड से, है कि नहीं? तुम ही बात सोचता हो कि सर जब इधर टेंशन लगा तो इधर खिंचा गया होगा ही नहीं, इन लोग को बल लग रहा है नहीं ना, इधर नहीं लिखा टेंशन टी, एक मतलब इधर फोर्स है इधर फोर्स, एक मतलब इस फोर्स ने बड़ी का अंदर की तरफ खींचा, स्वाभाविक रूप से खींचा जरूर। हाँ, जिसे पार्टिकल यहाँ है अभी एकदम समझो कि हमारे टिप पर, अंगुली के एकदम टिप पर यहाँ पर पार्टिकल है, जैसे हल्का सा मूव करेगा तो बताओ टिप यहाँ पर सामने है, यहाँ पर आएंगे तो इस सामने यहाँ ना आएगा, था अभी यहाँ थोड़ा दूर में, अच्छा वैसे घूमेगा थोड़ा सा क्या आ जाएगा? नजदीक में। तो देखो इधर आया कि नहीं आया कुछ, लेकिन बात है कि इधर आता मालूम इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि टी का डायरेक्शन हमेशा ऐसे नहीं रहने वाला है। जैसी पार्टिकल इधर आने की कोशिश करता है टी का डायरेक्शन हल्का सा चेंज, नहीं जिस तरह से वेलोसिटी कारण पार्टिकल खाली आगे बढ़ा तो आगे थोड़े बढ़ते जा रहे, तो ऐसे मुड़ ले ना, तो ऐसे मुड़ा तो अंदर कुछ हल्का खिंचाया कि नहीं खिंचाया? खिंचाया, लेकिन ऐसे खिंचाने वक्त टेंशन ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, इसलिए फिर अंदर खिंचा पाया, वो मुड़ के ही रह गया, फिर वहां वही काम होगा, है कि नहीं? आगे इधर आना चाहेगा टेंशन की तरफ, जैसे टेंशन उधर आना चाहेगा, लेकिन फिर टेंशन का डायरेक्शन फिर उसी घुमाते ही रह जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो टेंशन काम है खाली क्या करना है? इसको घुमाना। ये सब चीज कौन सॉल्व कर रहा है? सेंटर पर एक आदमी खड़ा है, सेंटर पर एक आदमी खड़ा है, इस सब चीजों को समझ रहा है, क्योंकि इसके लिए पार्टिकल कौन मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन। जैसे कि मान लिया कोई बस अगर इधर से गुजरा और हम बगल में खड़ा हैं, तुमको लगा ना कि बस गुजरा, लेकिन हम अगर बस में बैठ जाएं तो हमको बस क्या लगेगा? रेस्ट। क्या लगेगा? अब इस कहानी को दूसरे ढंग से समझते हैं। ये लंबाई का रस्सी था, यहाँ पर एम मास का एक ब्लॉक और रस्सी में टेंशन टी, लग रहा है कि नहीं? और घूम रहा है कितना स्पीड से? v स्पीड से। अच्छा बताओ ये पार्टिकल पर जब पार्टिकल v स्पीड से घूम रहा है तो पार्टिकल पर अंदर की तरफ एक एक्सीलरेशन है कि नहीं? कितना? v स्क्वायर बाई एल, v स्क्वायर बाई एल। हाँ, आर के जगह एल है ना, v स्क्वायर बाई एल। हम कहना चाहते हैं ना कि एक आदमी सोचो कि इसी पर बैठ गया, इसी पर बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है कि नहीं? आप याद करके पीछे कहानी, पहले हम बताते थे कि लिफ्ट होता है, लिफ्ट में एक रस्सी लटका होता था, एक मास का एक ब्लॉक, और हम बोलते कि लिफ्ट जा रहा है कितना एक्सीलरेशन से, तो बताओ कि रस्सी में टेंशन क्या है? आप बाहर से जमीन पर बैठ के सॉल्व करते थे कि रस्सी में टेंशन टी है और नीचे लगने वाला फोर्स mg है, सही कि नहीं? तो लिखते थे कि t माइनस mg बराबर मास इंटू एसी, है कि नहीं? और हमारा t का रिजल्ट आता था mg प्लस ma, mg प्लस ma। लेकिन मान लिया जाए कि आदमी बाहर से नहीं सॉल्व के लिफ्ट के अंदर ही बैठ जाए और वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करे, तो उसके लिए तो ब्लॉक रेस्ट में ये देख रहा होगा, तो इसके लिए धीरे धीरे कहां जा रहा है? ऊपर। लेकिन इसके अंदर ही बैठ के अगर इसको सॉल्व करे तो इसकी तो दूरी सेम है ना, ब्लॉक से आदमी का दूरी कभी चेंज होता है? तो हम समझते थे कि जब हम एक्सीलरेटिंग फ्रेम में
कोई चीज एक्सेलेरेशन से चल रहा है उस पर अगर बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को बैलेंस में लाने के लिए सबसे पहले हम लाते थे एक स्यूडो फोर्स। कौन फोर्स? कौन चीज? एम उस ब्लॉक का जिसको सॉल्व कर रहे हैं और एक्सीलरेशन उसका जिसके अंदर हम बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, और लगाना है उल्टा डायरेक्शन में। और हमारे लिए क्या होता था? रेस्ट में। अब इस आदमी के हिसाब से ही चल रहा है एक्सीलरेशन से, नहीं यो चल रहा है ऐसे, यो चल रहा है ऐसे, तो इसके हिसाब से रेस्ट में है कि नहीं? और तब होता था सॉल्व टी बराबर mg प्लस ma, क्योंकि इसके हिसाब से क्या है? रेस्ट में, और टी बराबर mg प्लस। तो है क्या ये कहानी? उसी तरीके से अगर आदमी इस पर बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो वो भी तो घूमने लगाना है उतना एक्सेलरेशन से, जितना एक्सेलरेशन से ब्लॉक चल रहा है उसी एक्सेलरेशन को ही फील करेगा कि नहीं? इसका मतलब जब यहाँ पर बैठ के सॉल्व करेगा तो हो जाएगा एक्सीलरेटेड फ्रेम में। कौन फ्रेम में? इसलिए सबसे पहले इसके हिसाब से एक स्यूडो फोर्स लगाना होगा mv स्क्वायर बाई l। ये कौन फोर्स है? स्यूडो फोर्स, जिसका नाम हम लोग देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। नाम है बस, अपकेंद्रीय, जो बाहर की ओर लगेगा। और इसके हिसाब से क्या है? रेस्ट में। जैसे अभी हमने बताया कि लिफ्ट के अंदर बैठ के देखो तो क्या है? बस तो रेस्ट में। अब इसी के अंदर इसी पर बैठ जाओ तो क्या है? रेस्ट में। आज जब कोई चीज रेस्ट में हो तो दोनों तरफ लगने वाला फोर्स आपस में बराबर होना। अगर इस कंसेप्ट पर सॉल्व करेंगे तो भी यही समीकरण लिखेंगे, अगर यहाँ से बैठ के सॉल्व करेंगे तो भी यही समीकरण लिखेंगे। लेकिन इसमें लिखने का ढंग थोड़ा सोचने का अलग तरीका है कि अंदर क्यों लगने वाला फोर्स बराबर मास इनटू एसी, और इसमें बोलते हैं कि बाहर लगने वाला फोर्स बराबर अंदर लगने वाला फोर्स, क्योंकि यहाँ बैठ के सॉल्व करने पर क्या है? रेस्ट। ठीक है? तो लेकिन हम जनरली जो है ना इसी बात को ज्यादा प्रीफर करेंगे। हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, धीरे धीरे अभी दोनों करवा रहे हैं, सेंट्रीपेटल भी और सेंट्रीफ्यूगल भी, लेकिन हम सेंटर पर बैठ के जनरली कम सॉल्व करेंगे। जो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, रोटेटिंग फ्रेम में है, उसी रोटेटिंग फ्रेम पर हम बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हर हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि सॉल्व करने बाद बाहर एक फोर्स दिखाना है, स्यूडो फोर्स। कौन फोर्स? और मन में विचार रखना है कि बॉडी क्या है? रेस्ट में, ना बाहर फेंकाएगा ना अंदर खिंचाएगा, बस इसे घूमता जाएगा। सही कि नहीं? तो मैंने एग्जांपल दिए जिसमें कौन फोर्स? टेंशन। कौन फोर्स? कैसा काम कर रहा है? सेंट्रीपेटल फोर्स। सही कि नहीं? दूसरा एग्जांपल करके दिखाते हैं जिसमें आपको लगेगा कि फ्रिक्शन। कौन फोर्स? कैसा काम कर रहा है? सेंट्रीपेटल फोर्स। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें फ्रिक्शन के बारे में बताएंगे। इसके बारे में मान लें कि एक सर्कुलर टर्निंग है। क्या है? एक सर्कुलर टर्निंग। वृत्ताकार कोई टर्निंग है रोड में, और इस पर कोई कार और क्या हो रहा है कि चल रहा है m मास का v वेलोसिटी से, v मीटर पर सेकेंड से। और ये जो सर्कुलर टर्निंग होता है तो इसका भी तो अपना रेडियस होगा। हाँ, कहीं से होगा इसका भी अपना एक रेडियस। मान लो रेडियस कितना है? r। सही के लिए? तो इसको टर्न कौन करा रहा है? इसको टर्न कौन करा रहा है? एक चीज और हम आपको समझाते हैं। कभी कभी पार्क उर्क में, अभी हम कल या परसों कोई कॉलेज गए थे तो उसमें आया हुआ था वो कि मतलब छोटा सा चक्का है कि नहीं, उस पर खड़ा हो यार क्या हो, ये घूमिए, है कि नहीं? तो उस पर खड़ा हो जाओ, क्या हो, ऐसे घूम अपने खुदे। तुमको ये बात का आभास होगा कि फ्रिक्शन ही हमको घूमने में मदद कर रहा है। अगर नहीं होता तो हम लोग उधर फेंका देते तुरंत। सही कि नहीं? सुन भैया, मान लिया क्या एक मूविंग चेयर जैसा, हम पार्क में कितना बार लगा दिया और तो खड़ा रही और क्या वो अपने से घूमिए। ऐसे तुम जैसे घूमना चाहेगा ना, अपने आपको शरीर को बैलेंस देगा, तुमको लगा ना कि हम तुमको अपने मन में लगता है घूमते, ऐसा तुम खींच ले जा रहा है इधर, है कि नहीं? तुम जब घूमेगा ना तुमको लगा कि अच्छा हम घूमेंगे, लगता है ऐसे घूमेंगे, ऐसा आभास होगा तुमको। और तुमको लगा ऐसे घूमेंगे, वहां क्या करेगा तुम घिसी ले जाएगा, तुरंत अंदर की तरफ हमेशा घिसते जाएगा। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? वहां फ्रिक्शन। कौन जिम्मेवार है? वहां फ्रिक्शन जिम्मेवार। ये बात आप खुद महसूस कर सकते हैं, बात फ्रिक्शन वाला। टेंशन हो तो महसूस कर सके अपने घुमा करके, है कि नहीं?
फ्रिक्शन वाला वैसा प्लेट पर आप खड़ा होइए, है ना, मतलब ऐसे घूमने का प्रयास कीजिए। आपको लगा नहीं कोई हमेशा अंदर की तरफ ऐसे के नाम खींचते, तुरंत अंदर की तरफ खींचते जा रहा है, तुमको लगा ऐसे बल लगाए तो ऐसे चलेंगे, मन में ऐसा लगेगा तुमको उस समय, और तुमको लगे कोई हमारा शरीर को अंदर की तरफ खींच रहा है, अनबैलेंस हो जाएगा। तो ये फ्रिक्शन इस बात के लिए यहाँ पर जिम्मेवार है कि पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन। फ्रिक्शन यहाँ जिम्मेवार है, फ्रिक्शन फोर्स। यही फ्रिक्शन फोर्स हमारा कौन फोर्स हो गया, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स। और सेंट्रीपेटल फोर्स बराबर मास इनटू सेंट्रीपेटल एसी, तो लिख देंगे फ्रिक्शन बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर। अब हम अगर कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहते हैं, ध्यान सुनिए, तो एफ का सुनो पहले, यहाँ जैसा दिख रहा है फिगर में वैसा फिगर में हो नहीं रहा है, ऐसे रोड रहती है ना, ऐसे थोड़े रोड रहते हैं, रोड क्या रहेगा ऐसे। तो जब रोड ऐसे ऐसे कार जब टर्न मारेगा तो जमीन से कांटेक्ट नहीं इसका, इसका तो इस पर क्या लगेगा, एक एन ऊपर ना आएगा, एम जी, एन बराबर एम जी, एन बराबर, और इधर कौन काम कर रहा है, फ्रिक्शन। यही फ्रिक्शन का काम है, इसको क्या करना, मोड़ना, है कि नहीं। आप फ्रिक्शन का फॉर्मूला कितना होता है, म्यू एन। अगर हम जानना चाहते हैं कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम मान ले लो, कितना मान लो, फ्रिक्शन का मैक्सिमम मान ले लिए, एफ मैक्सिमम बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। अरे फ्रिक्शन का जितना मैक्सिमम मान होगा उतना ले लिए एकदम, है कि नहीं, जितना ज्यादा फ्रिक्शन यहाँ लग सकता है वो वैल्यू हम ले लिए। फॉर्मूला कितना होता है, म्यू एस एन बराबर एम वी स्क्वायर बाई आयन बराबर कितना होता है, बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, एम से एम, इसका मतलब म्यू एस जी बराबर वी स्क्वायर बाई आर। आप चाहें तो यहाँ से चीजों को थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं, अच्छा बात है। आप जब फ्रिक्शन पढ़ते थे तो आपको बताया जाता था कि किसी भी वस्तु को मैक्सिमम एक्सीलरेशन या मैक्सिमम डिसीलरेशन म्यू जी से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। कितना हैवी रोड रहे, कितना हैवी इंजन रहे, आप किसी गाड़ी को एक्सीलरेशन कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम म्यू जी, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। और चूंकि एक समान वेलोसिटी से घूम रहा है ना, और एक समान वेलोसिटी से जब कोई घूमता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, कौन मोशन, यूनिफॉर्म, तो तुरंत कितना होता है, वी स्क्वायर बाई आर। तो देख लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हिसाब से एक्सेलेरेशन वी स्क्वायर बाई आर, और फ्रिक्शन के हिसाब से म्यू जी, दोनों एक्सेलेरेशन का और आपस में कंपेयर हो रहा है, बराबर। यहाँ से भी चीज याद कर सकते हैं कि फ्रिक्शन वाला एक्सेलरेशन बराबर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला एक्सेलरेशन। और यहाँ से हम चाहें तो वी स्क्वायर का मान लिख सकते हैं म्यू एस आर जी, और भी बराबर म्यू एस आर जी का रूट ओवर, सही कि नहीं। मतलब भी का कौन सा मान है, भी का यू वाला मान है जब फ्रिक्शन कहाँ था, मैक्सिमम पर। फ्रिक्शन कहाँ है अपने, मैक्सिमम पर है, तभी भी का मान है। इसका मतलब भी का मैक्सिमम मान है, इसका मतलब भी का भी मैक्सिमम मान है। भी का मैक्सिमम मान होता है म्यू एस आर जी का रूट। इसका मतलब सर्कुलर टर्निंग पर किसी गाड़ी को मैक्सिमम इतना ही वेलोसिटी दे सकते हैं, है कि नहीं, कितना, म्यू एस आर जी का रूट, म्यू एस आर जी का, हाँ, किसी भी सर्कुलर टर्निंग पर किसी गाड़ी को मैक्सिमम इतना ही वेलोसिटी दे सकते हैं। आप कभी बाईपास में जाएंगे तो सर्कुलर टर्निंग पर लिखा रहा है ना कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चलिए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलिए, है कि नहीं। वो रोड का अपना म्यू त्यू करके कैलकुलेशन किया हुआ है और इस डाटा से भी का मान निकाला हुआ है। लेकिन जो भी का मैक्सिमम मान आता है वो रोड पर लिखा हुआ उससे 2 गुना 3 गुना थोड़ा कम लिखा होता है, सेफ्टी के हिसाब से कि थोड़ा सेफ रहे। अब ऐसा नहीं कि जो आया कैलकुलेशन करके वही लिख दें, है कि नहीं, उससे कम रहता है तो चलाने वाला थोड़ा समझता है कि और दिक्कत है भाई, ज्यादा थोड़ा चाल को और कम करता है तो सेफ चलता है, वो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। लेकिन भी का मैक्सिमम मान इतना ही होना चाहिए किसी रोड पर म्यू एस आर जी का रूट। तो एक एग्जांपल हुआ जिसमें कौन काम कर रहा है बताओ, फ्रिक्शन। कैसा काम कर रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स के जैसा। लेकिन इसी चीज को आप फिर बता तो रहे हम कि ऐसा हम बार बार पढ़ाएंगे नहीं, हम तो आपको बताएंगे ये वाला बात, एक सर्कुलर टर्निंग है और इस पर एक कोई कार है जो एम मास का चल रहा है भी भेलो सिटी से, और हम कार पर बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम पहले कार पर एक बाहर क्यों लगता हुआ फोर्स दिखाएंगे, एम वी स्क्वायर बाई आर,
और किसको बैलेंस कर रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स को। फ्रिक्शन और ये फोर्स हमारा क्या कहलाएगा, स्यूडो फोर्स। स्यूडो ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम कहाँ बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, हाँ ऑब्जर्वर यहाँ बैठ के सॉल्व कर रहा है, तो इसके लिए कार रेस्ट में है ना, हाँ कार का हर एक पार्ट सब रेस्ट में है, और चूंकि इस पर अंदर के बल लग रहा है तो पहले स्यूडो फोर्स कहाँ दिखाएंगे, बाहर, और हमारे हिसाब से फिर लिखेंगे इबिला फोर्स बराबर इबिला फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स का मान अपना मैक्सिमम लेंगे तो भी का मान भी अपना मैक्सिमम आएगा। हम सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, सॉल्व करके फिर यही आंसर आएगा म्यू आर जी का रूट 2। सही कि नहीं। तो दो एग्जांपल हो गया जिसमें हम लोग टेंशन को एक बार बताएं सेंट्रीपिटल फोर्स और एक बार फ्रिक्शन को सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम बात तय कर लेते हैं, अब हम बार बार दोनों चीज नहीं पढ़ाएंगे, दो बार पढ़ाए वैसे कि ऐसे सोचो तो ऐसे लिखो, ऐसे सोचो तो ऐसे लिखो, कुछ नहीं, हम लोग बार बार किसको फॉलो करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है कि नहीं। ये बात एकदम गांठ बांध के लिख लेना है। इस सर्कुलर मोशन को क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान, सर्कुलर मोशन क्वेश्चन सॉल्व करने के हम लोग हमेशा वस्तु पर किधर बल लगाएंगे, बाहर की ओर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब कि हम मान के चल रहे हैं हम कहाँ बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, उसी पर जो पार्ट के सर्कुलर मोशन कर रहा है हम उसी पर बैठ के सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ के बाद हम हमेशा ऐसा ही सॉल्व करेंगे, सेंटर पर बैठ के सॉल्व नहीं करेंगे, हमारे हिसाब से सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, हमारे हिसाब से क्या रहेगा रेस्ट में, मतलब हम इसके अंदर में बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमेशा बल कहाँ दिखाएंगे, बाहर। तो आज के बाद हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सर्कुलर मोशन वाला तो हमेशा फोर्स कहाँ दिखाएंगे, बाहर, mv²/r। सही कि नहीं। तीसरा एग्जांपल है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तीसरा एग्जांपल क्या है आपका, देखिए कैसे, जैसे कि मान लें क्या है सन, और सन का मास कितना है m, है कि नहीं, और सन के चारों तरफ, सन के चारों तरफ कौन घूम रहा है, पृथ्वी। सूर्य के चारों तरफ कौन घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है। मान लो पृथ्वी जिसका मास कितना है, छोटा है, सही ना, और सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है, मान लो r। तो हम लोग पढ़ते हैं ना ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन फोर्स, हाँ हम ये बता रहे हैं सर्कुलर मोशन के पढ़ाई के दौरान इस तरह का सवाल पर हम लोग जो चर्चा अगर आएगा, इस तरह का सवाल तो एकदम यही सवाल आएगा हूबहू जैसा हम करवा रहे हैं। बाकी ऐसा आगे हम लोग का चैप्टर पढ़ना है ग्रेविटेशन, वहां पर हम देखेंगे सर्कुलर मोशन और ग्रेविटेशन, है कि नहीं। ज्यादा सवाल आएगा आपका टेंशन वाला और कौन वाला, फ्रिक्शन वाला। अभी दो करवाए ना, टेंशन बना सेंट्रीपिटल फोर्स और फ्रिक्शन, एगो कराएंगे नॉर्मल वाला। वो तीनों सवाल पर ज्यादा हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे। इस हम एक बार बस बता रहे हैं, बस कहानी खत्म। इसके अलग चैप्टर है ग्रेविटेशनल फोर्स, जब वहां आएगा तो इसके बारे में डिटेल से हम लोग बात करेंगे। तो कहता है कि न्यूटन का ही है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के नियम, की कोई भी दो बॉडी जिसमें मास हो वो दोनों दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, है कि नहीं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ। और चूंकि वस्तु क्या हो रहा है, घूम रहा है, मान लो कि अर्थ का स्पीड कितना है v मीटर पर, इसका मतलब एक फोर्स कहाँ लगेगा, mv²/r। तो बोल दिए जब भी सॉल्व करेंगे तो फोर्स कहाँ लगाएंगे, बाहर की ओर लगाएंगे। तो ये तो अर्थ यहीं पर ना रोटेट मैंने मूव कर रहा है, ना तो सन के नजदीक आ रहा है ना तो सन से दूर जा रहा है, क्योंकि हम इसके अंदर बैठ के सॉल्व कर रहे हैं। ये तो रेस्ट में भैया, ना अंदर भाग रहा है ना बाहर भाग रहा है, इसका मतलब पक्का है कि अंदर ला फोर्स बाहर ला फोर्स बराबर है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर mv²/r, और होता है g पहला मास दूसरा मास बटे r का स्क्वायर बराबर mv²/r। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है क्या नहीं निकालना, क्वेश्चन तय करेगा। मास मास तो कटिए जाएंगे, बाकी अगर r देल रहेगा तो भी निकल जाएगा, भी देल रहेगा तो r निकल जाएगा, तो क्वेश्चन तय करेगा और सवाल भी जनरली यही रहेगा। तो तीसरा एग्जांपल तुम देख लिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन फोर्स कैसा काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल